हाय हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास है और एक बार फिर से आपका VRSSC के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मेरे पास यूपी बोर्ड का कक्षा 10वीं का पेपर है विज्ञान का। ये 2024 में आया हुआ पेपर है और इसका कोड जो दिया हुआ है 931 824 IU। ये फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का पेपर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय जो रहता है वो 3 घंटे 15 मिनट का रहता है, यानी कि 3 घंटे का समय रहता है और 15 मिनट उसमें पढ़ने के लिए दिए जाते हैं परीक्षार्थियों को। टोटल पूर्णांक जो रहता है 70 का रहता है और प्रश्न पत्र जो रहता है बच्चों वो 2 भाग में बटा रहता है, खंड आ और खंड बा में। ये खंड आ और खंड बा भी 3 भागों में उपभागों में बटा रहता है, वो पहला, दूसरा और तीसरा। जो पहला भाग होता है फिजिक्स का रहता है यानी भौतिकी का, दूसरा केमिस्ट्री का रहता है रसायन का, और तीसरा जो रहता है बायोलॉजी का रहता है। हम सभी जानते हैं कि इन प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों को, चाहे जो भी पेपर होता है यूपी बोर्ड का कक्षा 10वीं का, उसमें हमें 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं और उन बहुविकल्पीय क्वेश्चंस का आंसर जो रहता है हमें OMR शीट पर फिल करना होता है। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होता है। इसके बाद खंड बा जो आता है उसमें वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं जिनके क्वेश्चन आंसर हम अगले वाले पेपर में देखेंगे, यानी कि अगला वीडियो जो फिर से हम एक बनाएंगे आप उसमें देख सकते हैं। जैसा कि जानते हैं सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। बच्चों, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष के कारण ही हम छोटे अक्षरों को नहीं पढ़ पाते हैं और निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑप्शन बी और डी तो नहीं होगा, क्योंकि बी और डी में आप देख सकते हैं यहाँ पर अवतल लेंस का दिया हुआ है, जबकि आंसर में हमारा उत्तल लेंस होना चाहिए। तो पहला इसमें ए देखिए, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लिखा हुआ है और सी में लिखा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस दिया हुआ है। जबकि हम जानते हैं निकट दृष्टि दोष की न्यूनतम साइट के लिए ए नंबर जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यही हमारा एक इसका बेस्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया हुआ है, तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारों के टिमटिमाने का कारण ऑप्शन ए में दिया है प्रकाश का प्रकीर्णन, बी में दिया है प्रकाश का परावर्तन और सी में वायुमंडलीय अपवर्तन और ननाब्दीज, यानी कि डी में इसमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो हल होगा बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ए नंबर में ऑप्शन दिया है वास्तविक तथा बड़ा, बी नंबर में आभासी तथा छोटा, सी नंबर में आभासी तथा बड़ा और वास्तविक तथा छोटा डी नंबर में दिया हुआ है। जबकि हम जानते हैं उत्तल दर्पण पर अनंत पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है सदैव आभासी होता है और साथ ही छोटा होता है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लिखा है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर या गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन वाला कोण का रंग कौन सा होगा, यानी कि कौन सा विचलन कोण वाला रंग होगा। हम सभी जानते हैं कि विचलन के लिए बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल इन रंगों का घटता क्रम होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का होता है। अगर बैगनी नहीं है ऑप्शन में तो इसके बाद नीला आता है, यानी कि नीला यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन डी नंबर, तो डी नंबर जो ऑप्शन दिया है आपका यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सुमेलन कॉलम बी में दी गई उनकी भौतिक राशियों से सही कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा देखिए, यहाँ पर पहला नंबर दिया है ओम। ओम जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम जो होता है विद्युत प्रतिरोध का, यानी कि पहले को हम सेकंड वाले से मिलाएंगे। वाट जो होता है इसका संबंध शक्ति से होता है, यानी कि विद्युत शक्ति से होता है। इसके बाद एम्पियर है, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा से संबंधित है और वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का संबंध होता है इसमें, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा ये पहला नंबर होगा। 1 का यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 2 का यहाँ पर 3 दिया है, तो इसका मतलब यही वाला इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, R और 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हो तब R1 और R2 होगा। तो बच्चों सबसे पहले ये जानिए, जब कह रहा है कि R और 2R को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो देखिए जब R और 2R को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल R जो होगा वो होगा 3R होगा। क्या इतना हमें पता चला? इसके बाद अगर हम समांतर क्रम में अगर जोड़ रहे हैं तो समांतर क्रम के लिए 1/R प्लस 1/2R कुछ इस तरह से हमारा होगा। अब जब 1/R और प्लस 1/2R होगा तो जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो 3/2R आएगा। जो ये 3/2R आया है इसके लिए अब दोनों हमारे आंसर आ चुके हैं, यानी कि एक ये श्रेणी क्रम में आया और एक समांतर क्रम में आया। जब दोनों क्रम आ गए हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि R1/R2 कितना होगा, यानी कि 3R/2R कितना होगा। तो देखिए आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। R2 का मान हमारे पास जो आया है 2R/3 होगा। कैसे होगा? यहाँ पर ये 1/R है तो इसको हम पलट लेंगे, यानी कि पलटेंगे तो ये R बराबर हो जाएगा, ये जो मान आपका दिया है ये 2R/3 हो जाएगा। एक 2R/3 ये आया, ये आपका R2 है और ये वाला जो दिया था यहाँ पे पहले श्रेणी क्रम में निकलती R1 था। अब R1/R2 जब हम लिखेंगे, यानी कि R1/R2 जब लिखेंगे तो इसके लिए देखिए आप R1 का मान यहाँ पर 3R दिया हुआ था और R2 का मान जो यहाँ पर दिया था वो 2R/3 दिया था। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यानी कि 9R हो जाएगा और ये नीचे जो रहेगा वो 2R हो जाएगा। यहाँ R से R कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर में आपका 9/2 आ जाएगा, यानी कि आपका जो इसमें ऑप्शन होगा वो C नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा आपका ऑप्शन? आपका ऑप्शन इसमें C नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। पहले इसका देखिए आप चित्र देखिए, चित्र में दिया है चुंबकीय क्षेत्र अपवार्ड दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है 90 डिग्री पर इलेक्ट्रॉन इसके मूव कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो नियम लगेगा वो लॉरेंज का नियम लगेगा। लॉरेंज के नियम के अनुसार यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, यानी कि उल्टे दिशा में होता है। कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब यहाँ से सेक्शन B शुरू होता है और सब सेक्शन B जो शुरू होगा इसमें से सेकंड में अब आप देखेंगे केमिस्ट्री के सवाल यहाँ पर आ जाएंगे। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होगा। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह जो होता है वो CHO होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर A सही होगा। उदासीन घोल का pH मान क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है। तो उदासीन घोल का pH मान तो सदैव उदासीन का तो 7 ही होता है, 7 से कम अम्ल बन जाते हैं और 7 से अधिक वाले वो क्षार बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कीटोन है। निम्नलिखित में कीटोन है, 10वें नंबर का ये सवाल है और इसमें लिखा हुआ मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनोन, प्रोपीन। आप इसमें देख सकते हैं जो इसका ऑप्शन होगा प्रोपेनोन होगा, क्योंकि प्रोपेनोन जो होता है प्रोपेनोन एक तरह का यहाँ पर कीटोन माना जाता है, जबकि मेथेनॉल जो होता है वो अल्कोहल है और एथेनॉल जो आपका यहाँ पर दिया है ये भी एक तरह का अल्कोहल है। और यहाँ पर प्रोपीन जो दिया हुआ है देख सकते हैं आप, प्रोपीन जो होता है वो एल्कीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए दिया हुआ है ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है। ये तो पोटेशियम होता है, ये तो आसानी से इस सवाल का आंसर आपको आ जाएगा। कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? ये निस्तापन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 का A नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। 12 के बाद आइए 13 नंबर पर चलते हैं। 13 नंबर कह रहा है रासायनिक अपक्रिया CuSO4 प्लस
और इसका उत्पाद जो बन रहा है वो FeSO4 + Cu बन रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट से फेरस ने कॉपर को यहाँ पर विस्थापित कर दिया है और उसकी जगह पर खुद जा कर के यहाँ पर FeSO4 बना लिया है। इसका मतलब ये किस तरह की अभिक्रिया है? यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि हम जानते हैं सक्रियता श्रेणी में हमेशा जो कॉपर होता है फेरस से ऊपर होता है, जो कॉपर जो होता है वो फेरस से नीचे होता है। इसलिए फेरस अधिक पावरफुल होने की वजह से वो कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित करके खुद ही सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, यानी खुद ही सल्फेट के साथ ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ें होती हैं? आप सभी जानते हैं पेड़ पौधों में ही स्वपोषी पोषण होता है, यानी कि CO2 की भी ज़रूरत होती है, जल की भी होती है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? टेस्टोस्टेरॉन, साइटोकाइनिन, एड्रिनलिन, थायरॉक्सिन। 15 नंबर में जो ऑप्शन दिया हुआ है 15 नंबर का ऑप्शन होगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन होते हैं, जबकि जो टेस्टोस्टेरॉन है, एड्रिनलिन है, थायरॉक्सिन है, ये सभी जंतु हार्मोन होते हैं। जंतु यानी कि जो ह्यूमन के हार्मोन्स होते हैं ये उनमें गिने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, परागकोश में होते हैं। परागकोश में सिंपल सी बात है, परागकण ही होते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। पुनरुद्भवन पुनर्जनन द्वारा होता है। हाइड्रा ही एक ऐसा एंटिटी है साइंस में इसमें पुनरुद्भवन पाया जाता है, यानी कि खुद बार बार टूट करके अपने आप को बनाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। ये बच्चों सिनेप्स कहलाता है। दो तंत्रिका कोशिका के बीच का जो स्थान होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं, यानी कि 18 नंबर का यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? बच्चों उत्पादक का उदाहरण यहाँ पर हरे पौधे होगा, क्योंकि शेर, हिरण और वर्षा ये सभी एक तरह के सेकेंडरी में आते हैं। वर्षा तो यहाँ पर एक कारक है, जबकि शेर, हिरण ये सब सेकेंडरी और टर्सरी में, यानी कि फर्स्ट कंज्यूमर होते हैं, कोई सेकंड में आ जाता है, बल्कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर की तरह यूज होता है वो हरे पौधे ही होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा 19वां का सी नंबर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपका यहाँ पर जो आया है 19 नंबर आया हुआ है। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था? मटर के पौधे पर उन्होंने जो भी लक्षणों का अध्ययन किया था, इनमें ये 3 ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है और एक चौथा ऑप्शन भी था। उन्होंने हरे पीले बीज नाम से एक अध्ययन उन्होंने ये भी किया था कि हरे पीले बीजों पर भी अध्ययन उनका हुआ था। गोल झुर्रीदार बीज का भी उन्होंने किया था। इसके बाद आप देखिए लंबे बौने पौधों पर भी किया था, सफ़ेद बैंगनी फूल पर भी किया था और लास्ट में जो मैंने बताया कि हरे पीले बीजों पर भी उन्होंने किया था। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा ये इनमें से सही यही हो सकता है। 20वां नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन है यहाँ पर जो होगा वो डी होगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि 1 से 20 तक के सभी प्रश्नों को हमने हल किया है। ये विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ। अब हम अगले वीडियो में इसके जो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, उनको हल करना सीखेंगे। उनके जो आंसर हैं किस तरह से कितना लिखना है, कितना ज़रूरत होता है कितने शब्दों की, उनको हम आसानी से समझेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।